पुतिन ने मिसाइल चलाई, ज़ेलेंस्की का ओडेशा शहर जल उठा। पुतिन ने बम चलाए, ज़ेलेंस्की का ज़ैपोरिज़िया धमाकों से दहल उठा। पुतिन ने कामिकाज़े ड्रोन भेजे, ज़ेलेंस्की के सुमे में त्राहिमाम मच गया। पुतिन ने इस्कंदर मिसाइल भेजी, ज़ेलेंस्की के खेरसॉन में 10 घर जल गए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में रूस यूक्रेन की जंग बहुत भीषण मोड़ पर आ गई है। दोनों ही देशों में ऑयल डिपो और गैस प्रोसेसिंग प्लांट जल रहे हैं। तेल और गैस भंडारों पर हमले की शुरुआत ज़ेलेंस्की ने की थी, अब अंजाम तक पुतिन पहुंचा रहे हैं। पुतिन ने रूसी फौज को नवंबर की डेडलाइन दी है। यूक्रेन के तेल और गैस भंडारों को तबाह करने का टारगेट दिया जा चुका है। दिसंबर में जब यूक्रेन में पारा -20 डिग्री सेल्सियस तक गिरे तो बिना बमबारी, बिना मिसाइल अटैक के वहां त्राहिमाम मच जाए। यह पुतिन की सोची समझी रणनीति है जिस पर रूसी फौजें अमल शुरू कर चुकी हैं। मतलब पुतिन दिसंबर जनवरी की सर्दियों में दुश्मन को बर्फीली मौत मारेंगे, -20 डिग्री का करंट लगाएंगे। गैस पावर के बिना दुश्मन ठिठुर कर मरेगा। पुतिन 1223 दिन से जंग लड़ रहे हैं। शुरुआत यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों पर हमले से हुई, फिर यूक्रेन की इंडस्ट्री पर पुतिन ने टनों बारूद गिराया। इसके बाद यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसों में अटैक कराया। इसके बाद नाटो के हथियार डिपो पर पुतिन ने आग बरसाई, लेकिन यूक्रेन की नेचुरल गैस प्रोडक्शन कंपनियों और ऑयल डिपो को निशाना नहीं बनाया। अब पुतिन सबसे ज्यादा हमले गैस और ऑयल डिपो पर करा रहे हैं। यह ज़ेलेंस्की को अपनी शर्तों पर सरेंडर कराने की पुतिन की नीति है। दिसंबर में यूक्रेन के तमाम इलाकों में भीषण सर्दी पड़ती है। कई इलाकों में पारा -20 डिग्री तक लुढ़क जाता है। जनवरी में बर्फीले तूफान चलते हैं। साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं यूक्रेन में जनजीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं। तब यूक्रेन में जानलेवा ठंड से बचने के लिए गैसोलीन की बहुत जरूरत पड़ती है। अक्टूबर में पुतिन ने यूक्रेन के गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा हमले कराए हैं। खार्किव और पोल्टावा में सरकारी ऊर्जा कंपनी नफ्तोगज की सप्लाई लाइन तबाह कर दी। रूस की मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद सप्लाई लाइन में आग लग गई। नफ्तोगज यूक्रेन की सबसे बड़ी नेचुरल गैस उत्पादन और वितरण करने वाली सरकारी कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में गैस प्रोडक्शन 60% कम हो गया है। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी फर्म डीटेक को पोल्टावा में कामकाज बंद करना पड़ा है। यूक्रेन ने भरपाई के लिए गैस का इंपोर्ट 30% बढ़ा दिया है। यूक्रेन को सर्दियों में डिमांड पूरी करने के लिए 4.4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस दूसरे देशों से खरीदनी पड़ सकती है। इस पे करीब 2 बिलियन यूरो का खर्च आएगा। युद्ध में फंसे यूक्रेन के पास पहले से फंड की कमी है। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों में गैस पाइपलाइनों और प्रोडक्शन यूनिट की मरम्मत के लिए मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की अब नाटो देशों से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं ताकि सर्दियों में बर्फीली मौत से यूक्रेन के लोगों को बचा सके। रूसी हमलों का टारगेट सिविलियन इलाके और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एनर्जी सेक्टर था। इसके अलावा सिविलियन इलाकों में गोदामों को निशाना बनाया गया जहां आम लोगों की जरूरत का सामान रखा था। रूस ने हमारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया। वो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने पर तुले हैं। दर्जनों रिहायशी इलाकों में रूस ने हमले किए। आग में धू धू कर जलता ये यूक्रेन का प्रिलुकी स्थित ऑयल डिपो है। यूक्रेन के चेर्निहाई प्रांत में प्रिलुकी ऑयल डिपो को रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। उसके बाद भयंकर आग लग गई। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा गया।
यूक्रेन के एक और शहर ओडेशा में रूस ने बीती रात ऐसा कहर बरपाया जिससे कई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भीषण आग लग गई। ओडेशा पर रूस का मिसाइल और ड्रोन अटैक कितना घातक था, इसका अंदाजा आग की इन लपटों को देखकर लगा सकते हैं। आग की चपेट में कई सिविलियन इलाके भी आ गए। ओडेशा पोर्ट को भी आग से भयंकर नुकसान हुआ, करीब 5 लोग झुलस गए। फायर फाइटर्स के लिए भी आग को बुझाना आसान नहीं था। रूसी हमले के बाद ओडेशा में 30,000 घरों की बत्ती गुल हो गई है। आज रात रूस ने ओडेशा में ड्रोन से हमला किया जिससे आग लग गई। 2 रिहायशी घर आग की चपेट में आ गए। 4 घर क्षतिग्रस्त हो गए। एक गैस स्टेशन में भी आग लग गई। इसके अलावा बंदरगाह में भी भीषण आग लग गई, जहां लोगों की जरूरत के सामान से भरे कई कंटेनर जलकर राख हो गए। ये बहुत बड़ी आग थी। कई बार दमकल कर्मियों के लिए आग के केंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया।